हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऊर्जा अपन पढ़ रहे थे और ऊर्जा में संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल पर्सन जो थे उनका एक पोर्शन अपना बाकी था। आज अपन उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। रिट्टे की तारीख जो आपके सामने आ रही है उसकी वजह से थोड़े से विचलित जरूर होंगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत हितकर है। जैसे तारीख नज़दीक होती है तो उसके हिसाब से हम और जोश हैं और ऊर्जा के साथ में अपने तैयारी में जुटते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार यही मानिए कि एग्ज़ाम जल्दी होगी और उसी के हिसाब से आप जी जान लगा करके सेल्फ स्टडी करिए। दिन में 14 से 15 घंटे निकालिए। ये की हुई पढ़ाई आपके बहुत काम में आएगी। तो आज देखते हैं अपन क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा कितनी जूल ऊर्जा उत्सर्जित होना संभव है। तो यहाँ इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें किसी प्रकार का सूत्र लागू नहीं होता। एक यानी भौतिक राशि जो है उसके मात्रक को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना होता है। इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मान दे रखा है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करना है, जूल में चेंज करना है। जबकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। ये वाली वैल्यू होती है। अब इसमें एक शब्द ये आ रहा है मेगा का, कि मेगा का मतलब क्या होता है। मेगा जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की घात 6। 10 की घात 6 जो है वो मेगा की वैल्यू है। मेगा हाईवे बोलते हैं, मेगा फुट पार्क बोलते हैं, मेगा सेमिनार बोलते हैं हम। तो वहाँ जो मेगा है वो एक विशाल संख्या को व्यक्त करता है। मेगा का मतलब होता है मिलियन, मेगा का मतलब होता है 10 लाख होता है। तो यहाँ मेगा जो है उसका मतलब कितना है, 10 की घात 6 है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें क्या करना, कन्वर्ट करना है। 200 एज इट आ जाएगा। मेगा जो है इसकी जगह कितना लिखेंगे, गुणा 10 की घात 6 लिखेंगे। आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 और ये जूल के रूप। इस तरह से मान आ गया। संख्यात्मक जो मान है इसको हल करना है हमें। तो देखिए इसमें उत्तर के रूप में देखें 3.2 है, तो हमें कोशिश 3.2 में लाने की करनी है। 1.6 और 2 इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.2 आ जाएगा। बिंदु कितनी बाकी रह रही हैं, 6 तो ये रह गई, और ये कितनी है 2, 6 और 2 कितनी होगी 8। 8 तो है प्लस की, और -19, माइनस की कितनी होगी 19। तो 19 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 10 की घात -11 जूल के रूप में ये मान रह जाएगा। तो देखिए कौन सा है, इसमें ये सेकंड वाला हो गया, 3.2 गुणा 10 की घात -11 जूल के रूप में। तो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हमने क्या किया, यहाँ बदला है। देखो इसी तरह का जो क्वेश्चन होता है वो बड़े आसानी से होने वाले होते हैं। दो एक मैं बताऊँ आपको और भी। जैसे एक तो गरीबी रेखा का निर्धारण जो होता है, गरीबी रेखा का निर्धारण जीके से भी संबंधित है। ये वाला 1970 में जो निर्धारण किया था उसका आधार कैलोरी था। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये जो मान था ये था 2400 कैलोरी था, और शहरी जो क्षेत्र है उसके लिए ये मान कितना होता है, ये होता है 2100 कैलोरी होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2400 कैलोरी का जो मान होता है वो कितने जूल के तुल्य होता है, या कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको आवश्यक दैनिक आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो जूल में कितनी होती है। वर्तमान में मिड डे मील जो योजना है उसके तहत भी जो पोषण दिया जाता है बच्चों को, उसमें भी कैलोरी का नाम आता है।
और वहाँ कैलोरी की मात्रा कितनी होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, जीके के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है और पोषण के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है और अपने साइंस में ये एनर्जी से संबंधित है ही। तो कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कैलोरी की जो मात्रा होती है वो कैलोरी की मात्रा होती है 450 कैलोरी। जबकि कक्षा 6 से हम 8 की बात करें तो इनके लिए कैलोरी की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है पर डे, 700 कैलोरी होती है। तो देखो 450 कैलोरी याद रखना है, 700 कैलोरी याद रखना है। और अब इस कैलोरी को हमें किस में चेंज करना है, जूल में। तो कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 700 कैलोरी की जगह क्या लिखेंगे 4.186 और ये किसके रूप में आ जाएगा, जूल के रूप में ये वैल्यू आ जाएगी। तो 450 कैलोरी 1 से 5 तक, 700 कैलोरी 6 से 8 तक। साथ में एक चीज़ और, प्रोटीन की भी एक निश्चित मात्रा पोषाहार या मिड डे मील के तहत दी जाती है और वो प्रोटीन की जो मात्रा होती है उसको भी आप याद रखिएगा, 12 ग्राम होती है प्राथमिक स्तर पर और 20 ग्राम जो होती है वो होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर होती है। तो इस तरह से कैलोरी वाला जो मैंने मान लिया है, कैलोरी को अपन जूल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम जूल में चेंज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 कैलोरी ऊष्मा द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो इसमें क्या चीज पूछी है, कार्य पूछा, वर्क पूछा है और झट से दिमाग में आता है कि कार्य के लिए फॉर्मूला दिमाग में आएगा। कौन सा लगेगा कार्य के लिए, कार्य के लिए एक तो फॉर्मूला हम ये लिखेंगे W बराबर FD cos थीटा, लेकिन यहाँ कोई F का मान नहीं है, न कोई डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दे रखा है, न कोई कोण है, इसका मतलब ये तो नहीं लागू होगा। फिर अपन देखें कि कार्य के लिए एक फॉर्मूला ये होता है W बराबर डेल के मीन्स K2 माइनस K1 और K2 माइनस K1 1/2m V2 स्क्वायर माइनस 1/2m V1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ न तो m का मान है और न ही वेलोसिटी दे रखी है, इसका मतलब ये दोनों ही यहाँ काम में नहीं आएंगे। तो फिर कार्य कैसे निकालें, तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ ये जो 200 कैलोरी जो है इसको किस में चेंज करना है, कार्य में, और कार्य का यहाँ जो मान हम निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, जूल में निकालेंगे। तो 200 कैलोरी ऊष्मा द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ सीधा लिखेंगे W बराबर 200 कैलोरी, 200 अपनी जगह, और कैलोरी के लिए हम जानते हैं कि कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल के रूप में ये वैल्यू हम लिखते हैं। कितना, 1 कैलोरी बराबर, तो ये कैलोरी पड़ा उसकी जगह लिख दीजिए 4.186 जूल। मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, क्यों, ये बिंदु यहाँ से हट करके कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 6 को 2 से 4.186 जूल कर लोगे ना गुणा, तो आसान है, गुणा तो आराम से हो जाएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम, 418 जूल कार्य के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ भी किसी प्रकार का फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। यहाँ ऊष्मा ऊर्जा किस में, कैलोरी में, कार्य दे रखा है किस में, जूल में। तो यहाँ जूल को किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में, जबकि पहले वाले में कैलोरी को किस में कन्वर्ट किया था हमने, जूल में कन्वर्ट किया था। तो ये हो जाएगा 418 जूल, और अभी हमने देखा था 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। तो जूल, 1 जूल बराबर क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 1/4.186 किसके रूप में वैल्यू आ जाएगी, कैलोरी के रूप में आ जाएगी। तो हमें जूल की जगह क्या रखना है, 1/4.186 कैलोरी रखना है। तो देखो 418 गुणा ये जूल, इस जूल की जगह चेंज करेंगे सिर्फ, कितना, ये वाला मान इसकी जगह रखेंगे। तो ये जाएगा 1/4.18
एक आठ 6 लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ये क्या आ जाएगा, कैलोरी के रूप में आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 100, 418 से 418 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कितना आ जाएगा ये 100 जूल के रूप, 100 कैलोरी के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से देखो, ऊष्मा 200 कैलोरी ऊष्मा द्वारा किया गया कार्य, और यहाँ क्या है 418 जूल कार्य के लिए कितनी ऊष्मा, तो यहाँ तो ऊष्मा का रूपांतरण कार्य में किया है, और इस क्वेश्चन में कार्य का रूपांतरण किस में किया है, ऊष्मा में किया है। आप इस क्वेश्चन को जो जब भी हल करें तो अपनी कॉपी को लेकर के यहाँ जैसे 200 की जगह से करना कि 800 कैलोरी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, इसी क्वेश्चन में ऐसे करना कि 100 जूल कार्य के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस तरह से प्रैक्टिस करके आप जरूर देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है। गतिज ऊर्जा दे रखी है, एक तो K का मान दे रखा है 1 जूल, और एक दे रखा है द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम दे रखा है। उसका वेग क्या होगा, यानी v यहां पूछा गया है। कौन बता रहा है, पारिक। बहुत कमेंट आते हैं आपके, बताओ कौन सा होगा इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो देखो, गतिज ऊर्जा दे रखी है, पूछा कार्य है। आप इसमें ये देखो कि इनमें बड़ी यानी बड़ा जो सूत्र या बड़ा जो मान अपन कह सकते हैं, बड़ा सिंबल जो कह सकते हैं, वो कौन सा है, ये है काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, K बराबर 1/2 mv²। रख दीजिए मान, आएगा कि नहीं आएगा, हो जाएगा ना। ये देखो K की जगह हम क्या रखेंगे, 1 जूल रख दिया, 1/2 m की जगह कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम आ जाएगा, इंटू ये क्या है, v² है, इंटू कितना हो गया, v²। अब यहाँ वैल्यू तो हमें किसकी निकालनी, v² की। एक चीज़ ये देख लेनी चाहिए यहाँ कि ये मात्रक इनके एक ही पद्धति में है कि नहीं है, तो जूल किलोग्राम सेम पद्धति है, इसलिए यहाँ 2 किस तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। मात्रकों को यहाँ अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, या जैसे ही हल करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगा, तो 2 और ये इस तरफ क्या रह गया, v² रह गया। v बराबर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, और ये आपके साथ में क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर वाला हो जाएगा। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा दे रखी है, वेग पूछा है, तो गतिज ऊर्जा दे रखी है तो सीधा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लिखिए। यदि यहाँ स्थितिज ऊर्जा दी हुई होती तो किसका फॉर्मूला लिखते, हम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखते। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो देखते हैं किस तरह का आता है अपने सामने अगला क्वेश्चन। खुल जा सिम। तो ये वाला प्रश्न, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से, पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा, उस वस्तु में संचित ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो जब भी किसी पिंड को पृथ्वी सतह से हम ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और वो किया गया जो कार्य होता है वो उस पिंड की गतिज, उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। देखो हमने स्थानांतरण के, ऊर्जा स्थानांतरण के उदाहरण पढ़े थे, उसमें एक उदाहरण लिया था कि जब भी किसी पत्थर को जमीन से किसी ऊंचाई तक उठाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, तो उसमें हमने उठाया है, यानी वहाँ अपनी एनर्जी खर्च हुई है। जैविक ऊर्जा का रूपांतरण वहाँ किस में होता है, यांत्रिक ऊर्जा में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में होता है। तो यहाँ जब पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। एक तरीका तो इसका ये वाला होता है। एक दूसरा तरीका जो शॉर्ट है, पहले मैं वही लेता हूँ शॉर्ट वाला तरीका, क्योंकि ये क्या करा है कि 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, तो पिंड यहाँ से इसको लेकर के गए हैं, h बराबर कहाँ, 6 मीटर की ऊंचाई पर, इस जगह। तो 6 मीटर की ऊंचाई पर जिस पिंड को हम लेकर के गए हैं, कोई पिंड यहाँ रखा हुआ है, तो आप इसकी ऊर्जा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताइए। 6 मीटर की ऊंचाई पर जो पिंड होगा उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज होगी या स्थितिज,
उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और स्थितिज ऊर्जा जब होती है तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U बराबर mgh। कितना जाएगा, U बराबर mgh। ढूंढिए क्वेश्चन में m क्या है, m देखो ये पड़ा, ये m है, ये कितना हो गया m। g की वैल्यू दे रखी है, ये g रहा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला आ गया। h, ये h पड़ा है, ये क्या पड़ा है, h पड़ा 6 मीटर। रख दीजिए मान, क्योंकि किलोग्राम में है, ये मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सारे के सारे मात्रक कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो मात्रकों को हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 किलोग्राम, जी की जगह लिखेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और h कितना है 6 मीटर। पॉइंट को हटा दो, नीचे कितना जाएगा 10, इसको इससे क्या कर दो कैंसिल, कितना रहे 98 को 6 से गुणा करेंगे, 8 6 48, हासिल की कितनी होगी 4, और 9 6 54, और 4 कितने हो गए 58। तो ये बन गया 588 किसके रूप में, किलोग्राम इंटू, देखो मीटर और मीटर कितना हो गया मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या आ गया सेकंड स्क्वायर। इसके बराबर क्या होता है, जूल होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 588 जूल ऊर्जा जो होती है उसमें संचित होती है। अब दूसरा तरीका देखें इसी से, ये तो स्थितिज ऊर्जा वाला हो गया, मैंने कार्य वाला बताया कि पिंड को पृथ्वी सतह से 6 मीटर की ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं, तो किया गया कार्य कितना होता है। तो चलो कार्य के लिए भी देखिए, यहां से पिंड को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या लगा, ऊपर की तरफ बल की दिशा किस तरफ हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। विस्थापन, पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के गए हैं, विस्थापन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। डी यहां किसके बराबर है, एच के बराबर है। डी किसके बराबर है, एच के बराबर है। किया गया कार्य जो होगा वह उस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डी कॉस थीटा मीन्स W बराबर एफ। इस क्वेश्चन में कहीं एफ नहीं दिख रहा अपने को, तो एफ को थोड़ा सा सरल रूप में ले लीजिए। एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, एम जी। विस्थापन डी, यहाँ विस्थापन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हाइट के रूप में क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं, एम जी एच। और ये क्या हो गया, कोस थीटा। यहाँ बात करें थीटा की, थीटा क्या है थीटा यहाँ एफ और डी के बीच में कोण है। थीटा क्या है, एफ और डी के बीच में कोण है। एफ किस तरफ, ऊपर की तरफ, डी किस तरफ, ऊपर की तरफ, दोनों की दिशा सेम हो गई। थीटा बराबर क्या आएगा, 0 प्राप्त होगा। तो थीटा इक्वल्स टू 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 या 1 होगी। तो इसमें यहाँ क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा W बराबर, मान रख दीजिए कितना आ रहा है सरवण, बहुत क्वेश्चन बताता है, आज बता कौन सा आएगा, 600 आएगा या 588, क्योंकि 588 निकाल चुके अपन, लेकिन देखो इससे भी 588 आ रहा है और बहुत आसानी से आ रहा है। एम की जगह क्या रखेंगे, एम की जगह 10 किलोग्राम रख दीजिए। जी की जगह कितना रखेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखेंगे। एच की जगह कितना आ जाएगा, एच की जगह 6 मीटर आ जाएगा, ये 6 मीटर आ गया। कर लीजिए सरल, पॉइंट को हटाएंगे, ये 10 सेम आ गया ना। आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 588 किसके रूप में मान प्राप्त हो जाता है, जूल के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हमने किया है, एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में अपने वैल्यू ज्ञात की है, और एक हमने किया गया जो कार्य है वो किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से खुलता है। निम्न में से कौन सी अवस्था में गतिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी इस तरह के सिंबल जब हम देखते हैं कई बार तो देखते ही ऐसे सोचते हैं कि ये तो नहीं होगा है? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस फॉलो करो। क्या चीज़ दे रखी है, क्या चीज़, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, K बराबर 1/2 mv² होता है। K बराबर 1/2 mv²। देखो इसमें इस पहले के लिए अपन गतिज ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात करें। फर्स्ट के लिए इसको क्या मान लेते हैं, K1 मान लेते हैं। जैसे K1 बराबर 1/2 m,
m यहाँ कितना है, सिर्फ m है, ये m, v कितना है, 2v के रूप में है, तो इंटू 2v का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे, 2v का स्क्वायर। कितना मान आ रहा है ये भाई, ये हो गया k1 बराबर, देखो 2 दूनी 4, तो 4 को मैं पहले लिख देता हूँ, 4 गुणा 1/2 mv स्क्वायर। ये k1 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ऐसे अब सेकंड के लिए देखो, यहाँ इसके लिए k2 हम निकालते हैं, k2 बराबर क्या होता है, तो k2 के लिए 1/2, यहाँ m कितना है भाई, m2m है, तो 1/2 इंटू क्या कर देंगे 2m इंटू v कितना है, वे कितना है, वेलोसिटी कितनी है, v है, तो यहाँ सिर्फ क्या करेंगे v स्क्वायर करेंगे। देखो हल करने पर क्या वैल्यू प्राप्त होती है, 2 को 2 से काटना नहीं है, 1/2 mv स्क्वायर के रूप में पड़ा रहने दो। ये 2 आप पहले ले लो, तो ये 2 और गुणा 1/2 mv स्क्वायर, एक ये मान आ गया, ऊपर वाले से छोटा हुआ कि नहीं हुआ। चलो तीसरे में देखते हैं, इससे देखते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, k3 मान लेते हैं जैसे, और k3 के लिए वही फॉर्मूला 1/2 m, m यहाँ कितना है भाई 2m है, तो यहाँ कर देंगे 2m इंटू वेलोसिटी कितनी है 2v है, तो कितना हो जाएगा 2v का स्क्वायर हो गया। देखो ये 2 का कितना बन जाएगा 4 बनेगा ना स्क्वायर, और 4 को किससे गुणा करोगे 2 से गुणा करोगे, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 गुणा 1/2 और ये mv स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये तीसरे का मान आ गया। अब चौथा निकाल सकते हो क्या, चौथा कितना आएगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका आ जाएगा 9, क्योंकि 3 है ना, 3 का स्क्वायर होते कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो k4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 गुणा, क्योंकि यहाँ मास m है और वेलोसिटी कितनी है ये पड़ी 3v, वेलोसिटी कितनी है 3v, तो यहाँ कर देंगे 3v का स्क्वायर। कितना बन रहा है ये, देखो 3 का हो गया 9 गुणा 1/2 mv स्क्वायर। कौन सा मान सर्वाधिक है, चौथा ये वाला। इस अवस्था में गतिज ऊर्जा का मान कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। इसी तरह का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सेकंड फेज या थर्ड फेज का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसमें क्या था, उसमें साथ में एक पार्टिकल और दिया था, जो अपन क्या करेंगे, ये थोड़ा इजी है, इसके बाद में वो क्वेश्चन अपन करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा सा है, क्या है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। कौन सी ऊर्जा होगी उसमें, स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ये आ गई 480 जूल है, तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h ज्ञात करना है। याद कीजिए चौथा क्वेश्चन था अपना, उसमें गतिज ऊर्जा दे रखी थी, वेग पूछा था, यहाँ स्थितिज ऊर्जा दे रखी है और क्या पूछा है, इसने ऊंचाई पूछी है। तो क्या कर देंगे इसमें सीधा mgh किसके इक्वल, u के इक्वल, u की वैल्यू दे रखी है 480 जूल दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है कितनी 12 किलोग्राम दे रखा है, g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। देखो सारे जो मान हैं एक ही मात्रक पद्धति में हैं, इसका मतलब हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, h जो है वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो बिना मात्रकों के लिख रहा हूँ मैं इस बार, तो u की जगह हम कर देंगे 480 बराबर m की जगह हम करेंगे 12 किलोग्राम, या मात्रक के रूप में ले लीजिए, जैसे ये हम लिखेंगे 480 जूल, ये हो जाएगा 12 किलोग्राम। जी का मान b कितना दे रखा है 10, और ये h हमारे पास में रहेगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। देखो करो हल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 4, लेकिन जूल को हम चेंज कर लें, यहाँ 48 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इधर कितना है 12 किलोग्राम इंटू मीटर इंटू h। देखो केजी से केजी कैंसिल,
1 मीटर से मीटर कैंसिल, है ना, और नीचे क्या है इसमें भी सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर, तो ये सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल। देखो इधर 12 है, h है, इधर क्या है 48 है और m है 12 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 48/12, किसका मान h का, किस में आएगा, ये मीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मीटर में। और ऐसी अवस्था में यदि यहीं अपने को पता चल जाता है कि सेम मात्रक हैं तो फिर हमें ये किलोग्राम वगैरह नहीं लिख करके हम सीधा कर सकते हैं, लेकिन लिखना चाहिए, इससे क्या है कि त्रुटि नहीं होती। देखो सीधा अपन करेंगे तो बिल्कुल 2 लाइन में ये कंप्लीट हो जाता है। कैसे हो जाएगा, 12 गुणा 10 गुणा h, और यहाँ कितना लिखेंगे 480, बिंदु से बिंदु कैंसिल, क्या आ जाएगा 12h बराबर 48 और h बराबर 48/12, कितना आ गया 4 मीटर के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना हो जाता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट। एक मीनार से 1 किलोग्राम का एक पिंड मुक्त रूप से गिरता है, मुक्त रूप से गिराते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं, और जब भी पिंड को मुक्त रूप से गिराया जाता है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है, u बराबर क्या आएगा 0 प्राप्त होता है। 10 मीटर गिरने पर उस पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा के लिए तो फॉर्मूला हो गया 1/2 mv², ये लो m की वैल्यू हमारे पास में है 1, रख देंगे यहाँ, लेकिन वो तो हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, वेग नहीं दे रखा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं गति से संबंधित, उसमें गति के समीकरणों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए गति के समीकरण के लिए कौन सा गति का समीकरण इसमें लागू होता है, v बराबर u प्लस gt, पहला ये होता है, इसी में आता है वेग, दूसरे में अंतिम वेग v नहीं होता, इसलिए मैं दूसरा नहीं लिख रहा हूँ, तीसरे में फिर आता है v² बराबर u² प्लस 2gh, कौन सा लागू होगा, इसमें तो देखो समय है, हमारे पास में क्वेश्चन में समय कहीं नहीं है, तो ये वाला तो लागू नहीं होगा, कौन सा लागू होगा, ये वाला होगा, रखो वैल्यू इसमें, देखो v² बराबर u प्रारंभिक वेग, u प्रारंभिक वेग कितना है 0 प्लस 2, g का मान कितना है 9.8 और h कितना है 10, कीजिए हल, पॉइंट से नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, और ये आएगा v² बराबर 2 को 98 से गुणा करते हैं तो ये कितना आता है 196 प्राप्त हो जाता है। तो v² का मान कितना आ गया 196, रूट निकाल लो या v² के रूप में पड़ा रहने दो, रखो, देखो ये v² पड़ा, तो ऐसा का ऐसा मान यहाँ क्या करेंगे हम रख देंगे, तो देखो क्या प्राप्त होता है 1/2 इंटू m की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम, ये m हो गया, v², ये v² पड़ा, गति के समीकरण से हमने ज्ञात किया है, तो आ जाएगा 196, v² की जगह सीधा का सीधा रख दिया, काटेंगे कितना आएगा 98, तो ये आ गया 98 जूल के रूप में ये ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो एक तो ये गतिज ऊर्जा से हमने ये निकाला है गति का समीकरण लगा करके, लेकिन इससे भी और आसान तरीका अपन देखते हैं दूसरा, कौन सा है, देखो जब पिंड मुक्त रूप से ऊपर से गिरता है तो ऐसी अवस्था में ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है, और पिंड जब ऊपर से आएगा नीचे की तरफ कितना h बराबर 10 मीटर, तो यहाँ जो ऊर्जा होगी कुल ऊर्जा कितनी होती है यहाँ mgh, स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, और ये स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, यहाँ ये स्थितिज ऊर्जा यहाँ गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, 1/2 mv² के रूप में ये क्या होती है कन्वर्ट होती है। तो यहाँ E बराबर 1/2 mv², यहाँ E बराबर mgh, ऊर्जा संरक्षण के नियम के मुताबिक क्या होता है, ऊर्जा न तो नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, जितनी स्थितिज ऊर्जा यहाँ है उतनी की उतनी गतिज ऊर्जा कहाँ होगी, इस जगह होगी, तो ये 1/2 mv² के बराबर हम क्या लिख सकते हैं mgh लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं mgh, तो क्या बन जाएगा इसमें देखिए 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और इस गतिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा, ये E के बराबर, E पड़ा कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, यहाँ कुल ऊर्जा किसके रूप में है गतिज ऊर्जा के रूप में है, तो गतिज ऊर्जा का जो मान है उसको हम किसके बराबर कर दें mgh के बराबर कर दें, है? जब भी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से गिराएंगे तो ऊपर जो स्थितिज ऊर्जा होगी
वह धीरे धीरे किस में परिवर्तित होती है, गतिज में, और एक अवस्था में वह संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो जितना स्थितिज ऊर्जा का मान होगा उतना का उतना मान किसका होगा, गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो हम गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 mv² नहीं निकाल करके क्या निकाल लें, सीधा mgh निकाल लें। तो देखो m कितना है 1 किलोग्राम, g कितना है 9.8 और h कितना है, h है 10। देखो ये हट गया, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया 98 जूल। तो उससे आसान है कि नहीं है, लेकिन इसमें संरक्षण का नियम ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितनी स्थितिज ऊर्जा होती है उतनी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 किलोग्राम की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में ह्रास होता है, लीकेज होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखो वही ऊर्जा संरक्षण का क्वेश्चन आ गया। ऊपर से गिरा रहे हैं और ऊपर से गिराएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में क्या आएगी, कमी। किसमें वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा में कितना लीकेज हो रहा है, कितना ह्रास हो रहा है, गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है। तो जितनी कमी होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। निकालना आसान कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है या गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए तो mgh लिखेंगे, गतिज ऊर्जा के लिए लिखते हैं 1/2 mv²। तो हमें वहाँ क्या चाहिए, v चाहिए, वेग चाहिए, और वेग निकालने के लिए फिर गति के समीकरणों पर जाना पड़ेगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ किसका फॉर्मूला लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लेते हैं। तो देखो कितनी ऊंचाई पर, 20 मीटर की ऊंचाई पर। द्रव्यमान कितना है पिंड का, 2 किलोग्राम का एक पिंड है। तो यहां u का मान कितना होगा, mgh। u बराबर m कितना 2, g कितना दे रखा है, दे नहीं रखा। पर्सन के मुताबिक 0 0 आ रहा है तो 10 ले लीजिए। यदि 6 8 4 होता तो 9.8 लेते। और h कितना दे रखा है 20, 2 दूनी 4, 2 बिंदु आगे लगा दो, 400 जूल। यानी पिंड जब 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 400 जूल है। अब ये पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा और यहां पहुंचता है, तो यहां इसकी कुल ऊर्जा जो है वो किसके रूप में होगी, 1/2 mv² के रूप में होगी। और यहां ये कुल ऊर्जा जो है वो किसके रूप में है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। तो E बराबर mgh है कि नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी था। और यहां भी E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, mgh लिख सकते हैं। तो एक प्रकार से 1/2 mv² का जो मान है वो किसके तुल्य होगा, mgh के तुल्य ही होगा। तो जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो दोनों के लिए सेम आंसर होगा कि नहीं होगा। 400 जूल स्थितिज ऊर्जा जो है उसमें तो आएगी कमी, और 400 जूल गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को वेग से भी निकाल सकते हैं। अपन कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो 1/2 mv², 1/2 m कितना है, यहाँ 2 है। v² की वैल्यू हम निकालेंगे। v² की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, देखिए कौन सा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। v² बराबर u² प्लस 2gh। v² हमें ज्ञात करना है। पिंड को ऊपर से गिरा रहे हैं, ऊंचाई से गिरता है, स्वतंत्र रूप से गिरता है। u की वैल्यू कितनी 0, ये 2, g का मान कितना 10, h का मान कितना है 20। v² बराबर कितना हो गया, 2 2 जा 4, और ये इसमें कितने आ जाएंगी, 2 बिंदु आ जाएंगे। मीटर ये 400 आता है v² का मान, रख दीजिए यहाँ। देखो 1/2 गुणा ये v², यहाँ कितना लिख देंगे, ये 400 लिख देंगे। कि तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। कितना मान आ गया हमारे पास में, ये 400 जूल आ गया। तो देखो mgh से सीधा निकल जाता है, mgh से भी निकल रहा है, और 1/2 mv² गतिज ऊर्जा से भी निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ v के लिए हमें गति के समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, एक क्वेश्चन मैं करूंगा और इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा। देखो कौन सा आपको करना है, कौन सा मेरे को करना है। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये v दे रखा है, ये v दे रखा है, v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, v का मान दे रखा है। m द्रव्यमान की एक वस्तु, तो ये कह सकते हैं v
वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? 25 जूल। यानी ये k का मान दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है? k का। मीन्स फॉर्मूला क्या हो गया? k बराबर 1/2 mv²। हो गया ना? k बराबर 1/2 mv²। इस 1/2 mv² का मान भैया कितना दे रखा है? ये 25 जूल दे रखा है। पहली लाइन 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु, m द्रव्यमान हो गया। 5 को मैं 5 नहीं लिख रहा हूं, यहाँ v लिख रहा हूं, ये v mv² कितना? 25 जूल। आगे देखो, पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, दूसरा आप करना। यदि इसके वेग को, पिंड के वेग को दुगुना कर दिया जाए, यानी v1 जो है इसको कितना कर दें? दुगुना कर दें। 2 गुना किसकी तुलना में? ये v का दुगुना, यानी 5 का कितना कर दें? 10। तो 5 नहीं ले रहा, 5 की जगह मैंने क्या लिया है? v लिया है। तो v का कितना हो गया? 2v हो गया। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? k2 बराबर 1/2 mv2 का स्क्वायर, mv1 का, k1 बराबर 1/2 mv1 का स्क्वायर। आप वाले क्वेश्चन में k2, आप वाले नीचे वाले क्वेश्चन में कर लेना। तो k1 1/2 m, द्रव्यमान सेम है, पिंड वही है, वेग चेंज हो रहा है, v1²। v1 की वैल्यू रख दीजिए 1/2 mv1। v1 कितना है? ये 2v पड़ा है, ये कर दो 2v का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या बन रहा है? देखो 1/2 mv²। आ गया। 2 का कितना होता है? स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो 4 गुणा 1/2 mv²। अरे 1/2 mv² का मान कितना है? दिया हुआ है ना, ये 25 जूल पड़ा ना। यहाँ 25 रखेंगे और 25 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो कितना आ जाएगा आंसर अपना? 4 गुणा 25 बराबर कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 जूल है। यदि 5 रख करके करते हो आप, तो यहाँ 5 रख दो, यहाँ 5 रखेंगे हम, है, और 5 रख करके वेग है 5, यहाँ 5 करेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा? 25। तो 25 से 25 कैंसिल, और 1/2 m की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी? यहाँ 2 प्राप्त होगी। कितना है कि 2। और अब 2 को आप यहाँ रखो, 2 को यहाँ कितना किससे रखेंगे? यहाँ 2 को रखेंगे। देखो ये बताऊं, 1/2 m की जगह कितना रखेंगे? 2, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 का दुगुना। 5 का दुगुना कितना होता है? 10। 10 का कितना कर देंगे? स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 आया कि नहीं आया? आ गया नहीं? यानी 1/2 mv²। इस v की जगह यदि मैं 5 रखूं तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25 से 25 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आएगी? 2 किलोग्राम आएगी। और इस m को देखो मैं यहाँ रखता हूँ 2, और वेग दुगुना हो रहा है। दुगुना किसका? इस 5 का, और 5 का दुगुना कितना होता है? 10। तो मैंने 10 लिख दिया, और 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 आ रहा है। तो ये वाला तरीका है। और इसमें कैसे करेंगे? इसमें k2 बराबर 1/2 mv2 का स्क्वायर। v2 ये पड़ा भाई, वेग कितना है? v2 कितना है? 3 गुना, तो इसको कितना कर देंगे? 3v। आप इस v2 की जगह क्या रखोगे? 3v रखोगे। कितना आ रहा है? 275 या 225? 225 बिल्कुल सही है, 225 इसका प्राप्त होता है। तो ये अपने इस फेज में अपन ने कितने क्वेश्चन किए हैं? 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 क्वेश्चन और हैं। यदि मैं 2 भी कंटिन्यू रखूंगा तो 1 घंटे से ऊपर टाइम निकल जाएगा, और थोड़ा सा ये संख्यात्मक प्रश्न जो होते हैं वो आपको नींद लेकर के आएंगे। तो नींद अच्छी लेनी चाहिए, दबाव में नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊँगा। अच्छे लगे तो मेरे को मैसेज कर देना, वरना मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।